Hello, guys. Yesterday we talked about the general introduction of health and disease, where we studied about the definition of health and disease. Also, we studied a particular term, pathogens. What is pathogen? तो द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस. अब हमने कल बात की थी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सब के सब पैथोजेंस कहलाते हैं. इनमें वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द डिजीजेज विच आर कॉज बाय बैक्टीरिया. जैसे कि हमने कल टाइफाइड की बात की थी, हमने कल निमोनिया की बात की थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द डिजीजेज caused by viruses. So as we all know, the most common disease which is caused by viruses is कॉमन कोल्ड. ये हम सभी को होता है कभी ना कभी. हम आमतौर पे 2 से 3 महीने के अंदर या आपको साल में 2-3 बार तो आराम से हो ही जाता है. बहुत कॉमन है. इट इज़ कॉज्ड बाय राइनो वायरसेस. नाउ हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड. सो इट्स ट्रांसमिशन. अब अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो स्नीज़ करता है या कफ करता है और उसकी जो भी ड्रॉपलेट्स हैं जो एयर में जाती है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन इनहेल कर लेता है तो द वायरस गेट ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ नॉर्मल पर्सन. सो ट्रांसमिशन हम कह सकते हैं इसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. एक और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे जैसे कि कल भी हमने बात की थी. जैसे हम बोलते हैं कोरोना में भी हम यही बोल रहे हैं कि अगर कोई ना इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो कोई चीज़ को छू देता है, जैसे कोई भी बुक्स हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट्स को अगर वो टच करता है एंड अगर नॉर्मल पर्सन फिर उसको टच कर लेता है तो उससे वो वायरस फैल सकता है, क्योंकि ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है एंड जो हवा में जो भी आपके ड्रॉपलेट्स वगैरह होते हैं तो उनसे बड़ी आसानी से और बहुत तेज़ी से फैलता है. तो द ट्रांसमिशन इज़, इसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. नाउ अब विच बॉडी पार्ट्स इट इन्फेक्ट. तो इट इन्फेक्शन, इसका जो इन्फेक्शन हो रहा है वो प्राइमरीली नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज को ये इन्फेक्ट करता है. अब नोज़ से ये एंट्री लेता है एंड नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है. लेकिन अब अगर हम बता दें, जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो नोज़ से शुरू होता है और पूरा आगे जाता है. नोज़ से शुरू होकर फिर अंदर लैरिंग्स में ट्रैकिया एंड पूरा ब्रोंकियोल्स वगैरह. लेकिन ये इंक्लूड नहीं करता लंग्स को, बट एक्सक्लूडिंग लंग्स. जो कॉमन कोल्ड है वो लंग्स को कभी भी अफेक्ट नहीं करता. ठीक है. लंग्स को कौन अफेक्ट करता है? कल ही हमने बात की थी निमोनिया. निमोनिया में हमने बात की थी कि जो इन्फेक्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? एल्वुलाई में हो रहा है. एल्वुलाई कहाँ थे? लंग्स में थे. तो यहाँ जो कॉमन कोल्ड है वो सिर्फ नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज तक ही रह जाता है, ये आगे नहीं फैलता. अब इसके अगेन जो हम हमारे बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स क्या थे. तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं? साइंस एंड सिम्टम्स ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेज़ल कंजेशन. अब व्हाट इज़ नेज़ल कंजेशन? कंजेशन का मतलब होता है फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होना. तो आप जानते हैं नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज. तो आप जानते हैं कि जैसे जब कॉमन कोल्ड होता है तो आपकी नाक बहती है, जो हम आसान भाषा में जो बोलते हैं कि नाक बहना. तो फ्लूइड बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है नोज़ में और वो बहता जाता है. ठीक है. एंड इट डिस्चार्जेस. नाउ अनदर इज सोर थ्रोट. आपके गले में खराश सी रहती है. ये बिल्कुल जो कॉमन सिम्टम्स जो आपको कभी भी कॉमन कोल्ड होता है तो आप ये सारे फील करते हैं कि आपके नाक बहना, फिर आपका जो गला है वो ख़राब हो जाता है, अजीब सा लगता है, कुछ ढंग से आप ना कुछ खा पाते हो ना कुछ पानी पीते हो, तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है. उसको बोलते हैं हम यहाँ पे सोर थ्रोट. होर्सनेस, आपकी आवाज़ ढंग से नहीं निकलती, होर्सनेस ऑफ वॉइस. ठीक है. कफ, हेडेक, टायर्डनेस. ये सारे के सारे जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं ये कम से कम भी नहीं तो 3 से 7 दिन तक चलते हैं. 3 to 7 days. कि हम जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब भी कॉमन कोल्ड होता है तो बेसिकली डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी 3 दिन का पूरा एक डोज देता है हम लोगों को, कि उसमें हम लोग को 3 दिन तक बेड रेस्ट करना होता है और ये उसके बाद अपने आप वो टाइम से चला जाता है. ठीक है. अब इसमें हम बात करें साइंस एंड सिम्टम्स हो गए, ट्रांसमिशन हो गया इसका. अब अगर और बात करें तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं वायरसेस के, जो कि डिजीज विच आर कॉज बाय वायरसेस. फॉर एग्जाम्पल डेंगू फीवर. डेंगू फीवर का भी हमने नाम सुना है. चिकनगुनिया, ये भी वायरसेस कॉज करते हैं. स्वाइन फ्लू, इसका भी काफ़ी आपने नाम सुना होगा. ये तीनों के तीनों जो हैं दीज आर कॉज बाय वायरसेस. अब इनमें फ़र्क क्या है? जो स्वाइन फ्लू है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, बिल्कुल उसी तरीके से फैलता है स्वाइन फ्लू जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड है. ठीक है. अब जो डेंगू फीवर और जो चिकनगुनिया है ये कैसे फैलते हैं? तो अब आपने ना, अब एक वेक्टर वर्ड का नाम अगर आप जानते हैं, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है जैसे किसी भी चीज़ को इधर से उधर लेके जाने वाला. नॉर्मली जो हम हाउस फ्लाइज की बात करते हैं या जो भी मॉस्किटोज़ वगैरह, ये एज अ वेक्टर का रोल प्ले करती है, क्योंकि जब ये एक
ऑर्गेनिज्म को बाइट करती है, जैसे आप हम बात करते हैं मॉस्किटो अगर हमको बाइट करता है, तो जैसे सपोज मान लो अगर मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूँ, मॉस्किटो ने मुझे बाइट किया, मेरे में से उसने वायरस लिया, फिर किसी दूसरे पर्सन को उसने बाइट किया जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, हेल्दी पर्सन है, उसमें वो वायरस छोड़ देती है, तो वो एज अ वेक्टर काम करती है। तो यहाँ पे जो वेक्टर आएंगे इन दोनों में, दीज आर एड्स एजिप्टी। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक नाम याद रखना है कि डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, ये सब वायरसेस से कॉज होते हैं। कैसे? स्वाइन फ्लू तो बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, अभी हमने बात की ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे, स्नीजिंग या कफिंग या उसके थ्रू। डेंगू फीवर और चिकनगुनिया वेक्टर के थ्रू होता है, एड्स एजिप्टी, मतलब वो जो वेक्टर है वो उस वायरस को लेकर इधर से उधर घूमेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये है वेक्टर का रोल। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने बात कर ली डिजीजेस कॉज बाय वायरसेस। हाँ, इसमें एक और बात, आज जो कोरोना चल रहा है वो भी वायरस ही होता है, जो हमारा जो कोरोना वायरस है वो भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। बिल्कुल सारे सिम्टम्स आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। आज आप लोग अच्छे से जानते हैं कोरोना क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं, क्या क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो सब भी आप बिल्कुल इससे रिलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल वायरस से ही ये कॉज हो रहा है। नाउ अब डिजीज़ कॉज बाय प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। नाउ द डिजीज विच आर कॉज बाय प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ कॉज करता है विच इज़ नोन एज मलेरिया। मलेरिया का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे और ये बहुत आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज़, प्लाज्मोडियम स्पीशीज़। ठीक है, अब मैंने प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ क्यों बोला, अब आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे कि अगर किसी एक जेनरस का अलग अलग स्पीशीज़ हो सकती है, तो प्लाज्मोडियम एज अ होल एक जेनरस हो गया। अब इसकी अलग अलग स्पीशीज़ है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये अलग अलग स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम की। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे मेलिग्नेंट जो ये सारी की सारी मलेरिया कॉज करती है, ऐसे नहीं है कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया ही मलेरिया कॉज करेगी, सारी की सारी इनमें से मलेरिया कॉज करेगी। अब इनमें से जो सबसे खतरनाक तरीके का जो मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो स्पीशीज़ होती है प्लाज्मोडियम की, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, सबसे ज़्यादा फैटल होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, कैसे प्लाज्मोडियम फैलता है, कैसे क्या करता है, वो हम पूरा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, तो ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ये ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में आता है, तो एक फॉर्म होती है स्पोरोजॉइड्स, इस फॉर्म में ये ह्यूमन बॉडी में आता है। ठीक है, स्पोरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइड्स क्या है, अब क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में आता है तो स्पोरोजॉइड्स इज इन्फेक्टेड फॉर्म। ठीक है, जो आपका जो इन्फेक्शन होगा मलेरिया का, वो आपकी बॉडी में कैसे फैलेगा, स्पोरोजॉइड्स के फॉर्म में, इसलिए इस फॉर्म को मैंने क्या बोला, इन्फेक्टेड फॉर्म बोल दिया। ठीक है, अब ये कैसे आया, ये आपकी बॉडी में किसी तरीके से आएगा। तो आपने नाम सुना होगा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये जो है इसकी बाइट, बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, अगर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है हमको, ह्यूमन को अगर बाइट करेगी, तो वो क्या करेगा, ये जो स्पोरोजाइट्स है, ये जो इन्फेक्टेड फॉर्म है प्लाज्मोडियम वायरस की, इसको ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर देगी। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले ये जो स्पोरोजाइट्स है ये सबसे पहले जाएंगे लिवर में। ठीक है, लिवर के अंदर क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने बताया था कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं, वो हमारी बॉडी में आके वो मल्टीप्लाई करते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं सराउंडिंग्स के बेसिस पे, जो भी होस्ट का जो भी जिस तरह का उनको एटमॉस्फेयर मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो लिवर सेल्स में जाएंगे, वहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के सेंस में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेंगे वहाँ पर ये। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेंगे ये लोग। इसके बाद अब ये लिवर से कहाँ जाएंगे, लिवर से ये जाएंगे आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। फिर ये क्या करेंगे, जैसे धीरे धीरे आरबीसी में ही वहाँ पे और रिप्रोडक्शन करके आरबीसी का रप्चर कर देंगे, आरबीसी को तोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला, लिवर में गए, लिवर से ये लोग आरबीसी में गए, कंटिन्यू इन लोगों का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे इन लोगों ने क्या है, आरबीसी को रप्चर किया। आरबीसी को रप्चर जब ये लोग करते हैं तो ये लोग एक टॉक्सिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन करते हैं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन करते हैं जिसका नाम है हीमाजोइन। हीमाजोइन ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, कौन निकालता है ये, बाय ये जो स्पोरोजाइट्स हैं,
स्पोरोजोइट्स निकालते हैं, ठीक है। जब आरबीसी को ये लोग रप्चर करते हैं तब ये स्पोरोजोइट्स एक टॉक्सिक सब्सटेंस का रिलीज करते हैं विच इज़ नोन एज हीमोजोइन, ठीक है। अब ये जो हीमोजोइन है ना, ये किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या है? जो मलेरिया के अंदर चिल्स आते हैं, जो हाई फीवर आता है ना, मलेरिया के अंदर अगर मैं बताऊँ तो हर 3 से 4 दिन में, एवरी 3 to 4 डेज़ के अंदर चिल्स और हाई फीवर आता है। तो वो किसकी वजह से आता है? वो हीमोजोइन की वजह से आता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, अब ये आपका हीमोजोइन हो गया, अब इसको क्या करना है? अब जैसे मान लीजिए वापस से कोई, अब ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये पूरी जो साइट है ये नॉर्मल पर्सन था, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी नॉर्मल पर्सन में थी, नॉर्मल पर्सन से क्या हुआ? बाइट किया नॉर्मल पर्सन में मॉस्किटो ने, लिवर में गया वहाँ से आरबीसी जब रप्चर हुई तो हीमोजोइन निकल गया, ठीक है। अब हीमोजोइन ने क्या किया? चिल्स और हाई फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब वापस से बाइट होगी, ठीक है, बाइट बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। समझ रहे हैं? अभी जो मैंने कुछ समझाया था, वेक्टर का रोल मैंने बताया था, तो वेक्टर क्या करती है? एक बार तो हेल्दी पर्सन में बाइट करेगी, ठीक है, हेल्दी पर्सन बाइट करेगी तो वायरस वहाँ पहुँचा देगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो फिर दूसरे में जाता है, फिर अगर मान लीजिए फिर कोई दूसरी फ्लाई है या दूसरी कोई मॉस्किटो है, अगर वो उसी पर्सन को बाइट करती है, ठीक है, वहाँ से वो वायरस लेके फिर दूसरे में पहुँचाएगी। तो ये लोग ऐसा वेक्टर का रोल प्ले करते हैं कि हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करवाते हैं ये लोग, ठीक है। तो वापस से फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है। अब ये जो है आपका जो भी पैरासाइट था, जो आपका पैरासाइट था, क्योंकि ये एक तरीके का पैरासाइट होता है, जो प्लाज्मोडियम है वही पैरासाइट है। तो ये जो पैरासाइट है ये एंटर किस में कर जाएगा? इस मॉस्किटो में, ठीक है। ये इस मॉस्किटो में एंटर कर जाएगा, वहाँ पे और डेवलपमेंट होगा। अब जैसे कि हमने बताया था कि जब ये ह्यूमन बॉडी में आया था तो ह्यूमन बॉडी में भी इसने मल्टीप्लाई हुआ था, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किया था, तो वहाँ तो इसने क्या किया था? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या करेगा? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे किसमें? मॉस्किटो की बॉडी में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, ये क्या फॉर्म करेगा? स्पोरोजोइट्स, ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद इसने क्या फॉर्म किया? स्पोरोजोइट्स फॉर्म किए। अब ये जो स्पोरोजोइट्स है ये कहाँ पे स्टोर होंगे? स्टोर्स इन सलाइवरी ग्लैंड। जो मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें ये स्टोर होते हैं, ठीक है। और फिर जब ये बाइट करता है, ये देखो बाय द बाइट, फिर ये जो अब मॉस्किटो है, अब ये जब बाइट करेगा वापस से किसी और ह्यूमन को, तो उसमें ये स्पोरोजोइट्स चले जाएंगे। तो अब ये आपकी ये है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। किस तरीके से कोई मॉस्किटो है, उसने सबसे पहले बाइट किया, ठीक है। कोई मॉस्किटो है जिसके अंदर ये स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट थे, उन्होंने बाइट किया ह्यूमन को, वो जो स्पोरोजोइट्स से जो इन्फेक्शियस फॉर्म थी वो गई लीवर में, वहाँ उसने मल्टीप्लाई किया, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किया। फिर वो आरबीसी में गई, वहाँ और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किया। फिर आरबीसी का रप्चर कर दिया। आरबीसी जब रप्चर हुई तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज किया, किसने? स्पोरोजोइट्स ने, हीमोजोइन, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चिल्स और हाई फीवर, जो कि हर 3 से 4 दिन में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, वापस से है ना एनोफिलिस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है। और वो जो ये जो आपका हीमोजोइन था ये यहाँ चला गया, ठीक है। ये जो स्पोरोजोइट्स थे यहाँ पे चले गए। अब ये यहाँ पे और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पे अभी तक हमने बात की थी कि यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उससे क्या बनेगा? स्पोरोजाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टोर हो जाएंगे सेलेवरी ग्लैंड में। अब हमने यहाँ पे बात की कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उससे क्या अलग अलग बन रहे हैं? एक तो जैसे एक अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो दो बनाता है, एक तो मेल एक फीमेल, ये बनाए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पे बन गए। अब ये जो मेल और फीमेल जो यहाँ पे बने, ये जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। हम यही बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उससे क्या बन रहे हैं? स्पोरोजोइट्स, ठीक है। ये हो गई पूरी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब इससे हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं, मतलब ये आपने लाइफ साइकिल समझ ली, लेकिन अब इससे कुछ पॉइंट्स जो आपने काम के हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं कि देखो, सबसे पहले दो होस्ट होते हैं। जो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसमें दो होस्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो ह्यूमन एंड मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये दोनों के दोनों होस्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों में, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो दोनों एज अ होस्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉस्किटो है वो दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पहला फंक्शन तो इसका क्या है? एज अ होस्ट, ये एज अ होस्ट का काम कर रहा है। इसका दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा इसका फंक्शन जो है वो है वेक्टर का। जैसे हमने बताया ना कि एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक ये जो वायरस है, ये वायरस क्या, सॉरी, ये जो हमारा प्रोटोजोआ है, जो हमारा ये पैरासाइट है, इसको पहुंचाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? मॉस्किटो कर रहा है। तो ये दो फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, एक तो होस्ट का और एक वेक्टर का।
ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया हमारा मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया पूरा हो गया। अब और दूसरे एग्जांपल्स प्रोटोजोआ में अगर मैं बात करूँ तो आता है एक एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये भी एक प्रोटोजोआ है। ठीक है। अब ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? ये कॉज करता है अमीबियासिस, जिसका दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री। क्या बोला मैंने बोला एक और प्रोटोजोआ है विच इज़ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या कॉज करता है? अमीबियासिस, ऑल्सो नोन एज अमीबिक डाइसेंट्री। ठीक है। अब ये जो पैरासाइट होता है ये भी एक तरीके का पैरासाइट है। ये जो पैरासाइट होता है ये कहाँ का है? लार्ज इंटेस्टाइन का। ये कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जैसे हमने बात की थी अभी कि जो प्लाज्मोडियम था वो कहाँ पे जा रहा था? वो सबसे पहले कहाँ गया? लिवर में। तो वो कहाँ सबसे पहले? लिवर, फिर आरबीसी। ये कहाँ जाता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। ठीक है। अब इसके अंदर अपन वही कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे, साइंस एंड सिम्टम्स। जब ये डिजीज़ कॉज कर रहा है तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? तो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, एक तो होगा कॉन्स्टिपेशन, एक होगा अब्डोमिनल पेन, अब्डोमेन के अंदर पेन होगा। ठीक है। दूसरा क्रैम्प्स, क्रैम्प्स मतलब कि पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शंस। अगर आप जो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आप जो कोई भी एक्सरसाइज भी करते हैं नॉर्मली भी, अगर आप किसी भी तरह का अपने हाथ को मूवमेंट करते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको बहुत पेन होगा। ठीक है। फिर इसका जो है स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, मतलब जो स्टूल रिलीज़ करेगा, जो पर्सन जो स्टूल रिलीज़ करेगा उसमें ब्लड होगा और एक्सेस म्यूकस होगा। नॉर्मली जो स्टूल होता है उसमें ब्लड नहीं होता। यहाँ पे जो भी स्टूल रिलीज़ होगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्लडी ब्लडी स्टूल बोलते हैं उसको हम, ब्लडी स्टूल। ठीक है। अब हमने बात की है ये जो एंटाइमा हिस्टोलिटिका है ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो इसका भी एक कैरियर होता है, एक वेक्टर होता है। ठीक है। एक जो वेक्टर जो इसको ट्रांसफ़र करता है वो है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई हम जानते हैं, जो मक्खी जिसको हम बोलते हैं बहुत कॉमनली, हाउस फ्लाई, वो मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो प्रोटोजोआ है, ये जो पैरासाइट है, ये कैसे ट्रांसफ़र होगा? हाउस फ्लाई के थ्रू। वो जो पैरासाइट था कौन सा? प्लास्मोडियम, वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा था? बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है। ये होगा आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका विच इज़ अ प्रोटोजोआ। अब अगर हम बात करें इसका ट्रांसमिशन, सबसे इंपॉर्टेंट एक रह गया ट्रांसमिशन। ये कैसे फैलता है? हमने ये तो बोल दिया कि ये हाउस फ्लाई लेके जाती है, लेकिन ये फैलता कैसे है? तो ये फैलता है वही, अगर जो फीसीज़ है, इन्फेक्टेड पर्सन की जो फीसीज़ है, जो आपका इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी फीसीस, ठीक है, अगर वो फूड में मिल जाए, जैसे अब हाउस फ्लाइज है, हम जानते हैं ये लोग, ये जो आपके गंदे नाले वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भी बैठती है, तो वहाँ पे फीसीस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो भी वेस्ट वगैरह प्रेजेंट होता है वहाँ से ये वहाँ पे बैठती है सबसे पहले, वहाँ पे ये वहाँ से उठी, अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन के ऊपर आती है फिर वहाँ उसको इन्फेक्ट करी, तो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है ये ट्रांसफ़र कर सकती है उसके अंदर। तो वो ये जो फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन वगैरह जो है, या कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे कंटेमिनेटेड वाटर की भी अगर हम बात कर लें, तो जैसे जो अपन तालाब बन जाते हैं ना, तालाब छोटे छोटे से नाले बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं जो सड़कों पे, वहाँ पे ये बैठती है, फिर वहाँ से ये किसी ह्यूमन पे अगर जाती है उसको इन्फेक्ट करती है, तो उसको ये बीमारी हो सकती है। तो ऐसे ये ट्रांसमिट होती है।